बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज भी हमारे पास डिस्कस करने को एक माइक्रोस्कोप है, लेकिन वो सिंपल नहीं बल्कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। उसमें ऐसा क्या है कि मैं उसको कंपाउंड कह रहा हूं, आइए जरा जानते हैं स्टूडेंट्स। ये रे डायग्राम मैंने यहां पर बनाई है, लेकिन अभी हम इसको फोकस नहीं करते। पहले मैं आपको बताता हूं कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या फर्क है। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको याद होगा हमने जस्ट एक लेंस यूज किया था। जब आप लैब में जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वो माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से दिखती है, और इस माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंस यूज होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और अगर कोई पूछेगा कि एक से ज्यादा लेंस क्यों यूज होते हैं, तो उसका आंसर यह है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, बड़े करके दिखाने की सलाहियत इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो हमें क्या करना पड़ता है, दो लेंस यूज करने पड़ते हैं ताकि हम मैग्निफिकेशन को इनहांस कर सकें, इंक्रीज कर सकें। तो ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन होगी। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो हम कहेंगे जब भी हमें बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए हो, whenever high magnification is required, we use two convex lenses, this is called a compound माइक्रोस्कोप। दो लेंसेज की मदद से जो माइक्रोस्कोप हम बनाएंगे उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इंपॉर्टेंट बात है, टू कन्वेक्स लेंसेज की। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज यूज होंगे, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, आपका जो आंख है और ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरे के सामने होंगे, और इनके सामने हम दो लेंसेज रखेंगे। याद रखिएगा, एक लेंस हमने आंख के करीब रखा है, इसको हम आई पीस कहेंगे क्योंकि आंख के करीब है ये ग्लास का पीस। और ये जो दूसरा लेंस है ये ऑब्जेक्ट के पास है, तो इसे हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो किस्म के लेंसेज हैं, आई पीस और ऑब्जेक्टिव। और आई पीस क्या होता है? आई पीस वो लेंस होता है, लेंस प्लेस्ड नियर आई, वो लेंस जो आंख के करीब हो उसे हम आई पीस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है जी? लेंस प्लेस्ड नियर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के करीब पड़ा होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। आप देख सकते हैं ये आंख के करीब जो लेंस है ये है आई पीस, और उसका ऑप्टिकल सेंटर जो है उसे ओ ई कह दिया। ई क्या है? आई पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट के सामने रखा गया जो ग्लास है या लेंस है वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास दोनों लेंसेज के नेम। अब जरा डिस्कस करते हैं कि इन लेंसेज की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि उसकी फोकल लेंथ है, वो कैसे होगी। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक पतला लेंस हो तो जब रेज उसमें से गुजरेंगी वो दूर जाकर फोकस करेंगी, क्योंकि लेंस उन रेज को उतना ज्यादा बेंड नहीं करेगा, तो फोकल लेंथ बड़ी। तो थिन लेंस की बड़ी फोकल लेंथ होती है। और स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक थिक लेंस हो तो आप देखेंगे वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा। जब वो ज्यादा बेंड करेगा तो लाइट रेज करीब वाले पॉइंट पर फोकस करेंगी, तो फोकल लेंथ जो है वो छोटी हुई। तो यहां से हम देख सकते हैं कि थिक लेंस जो है उसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, और जो थिन लेंस होता है उसकी लॉन्गर फोकल लेंथ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आज याद रखिएगा, हमारे पास ये जो आई पीस है ये लॉन्गर फोकल लेंथ का है,
और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये शॉर्टर फोकल लेंथ का है। अगर ये लॉन्गर फोकल लेंथ का है तो दूसरे अल्फाज में ये पतला होना चाहिए, और ये शॉर्ट फोकल लेंथ का है तो ये थोड़ा थिक होना चाहिए। अब होता क्या, जब मैं डायग्राम बनाता हूं तो मैं इस फर्क को बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं कर पाता। यहां तकरीबन थिकनेस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने हल्का से इसको थिक करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत नुमाया फर्क नहीं है। ये थिक है ज्यादा, इस वजह से इसकी फोकल लेंथ सिर्फ इतनी है, और ये पतला है, इस वजह से इसकी फोकल लेंथ ये है। तो ये हमारे पास FE फोकल लेंथ है इसकी, और FO इसका फोकस है ऑब्जेक्टिव का। तो हम यहां से आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि इस केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, जो आई पीस की फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी बुक जब यही डायग्राम बनाएगी तो उस डायग्राम में आप लोग देखेंगे कि उसने एक्चुअली में ये डिफरेंस इतना अच्छा नहीं दिखाया। होना क्या चाहिए कि जो हमारे पास आई पीस है वो पतला, और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो उसके मुकाबले में ज्यादा थिक होना चाहिए। तो यहां भी वो चीज नजर नहीं आ रही, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि शायद बुक ने ऑब्जेक्टिव को पतला और आई पीस को उसके मुकाबले में थोड़ा सा थिक बनाया। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास दोनों लेंसेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जरा देखते हैं ये रे डायग्राम मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसकी वर्किंग देखते हैं। कैसे काम करेगा। यहां मैंने इकट्ठे बना दिया, लेकिन मैं आपको इस तरह से नहीं समझाऊंगा। जरा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप एक बात नोट करें, और वो बात ये थी कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप का ये आर्टिकल पढ़ा था, इसमें ये डायग्राम जो है ना, इसको जरा नोट कर लें। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि एक लेंस है और हमारे पास इमेज कुछ इस तरह से बन रहा है। कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है आगे चल के पता चलेगा आप लोगों को। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं कि ये जो आज की डायग्राम है, ये वाली डायग्राम मैंने किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट, जरा देखिए, ये आंख है और ये वो ऑब्जेक्ट उससे कुछ दूर पड़ा है जिसको मैं क्लियर देखना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, आपको कुछ याद आया? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बेहतरीन देखना चाहते हैं, क्लियर देखना चाहते हैं, शार्प देखना चाहते हैं, मैक्सिमम साइज में देखना चाहते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? आंख से दूर 25 सेंटीमीटर पर। आपको याद है, इस डिस्टेंस को मैंने D से रिप्रेजेंट किया था, और यहां इस डिस्टेंस को नियर पॉइंट कहते थे। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बगैर किसी लेंस के जरिए इस आंख से देखूं तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए 25 सेंटीमीटर पर, यानी कि नियर पॉइंट पर रखना पड़ेगा। इस पर तो आप लोग एग्री करते हैं। लेकिन आप जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, मैं रखने लगा हूं बीच में एक लेंस, तो मैंने एक लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव के करीब रख दिया, और जरा तवज्जो से देखिएगा, मैंने ये जो लेंस ऑब्जेक्टिव के करीब रखा है, ये इस तरह से रखा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस लेंस के फोकस से बाहर ही होना चाहिए, और बहुत ज्यादा बाहर नहीं, जस्ट थोड़ा सा बाहर। इसे आपकी बुक कहेगी जस्ट आउटसाइड द फोकस। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यह सीखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां होना चाहिए? उस लेंस के, जिसे मैंने ऑब्जेक्टिव बोला है, उस लेंस के फोकस से जस्ट बाहर होना चाहिए। जस्ट बाहर क्यों होना चाहिए उसकी रीजन भी मैं बताता हूं, लेकिन इस बात को पहले मैं लिख लूं। तो याद रखिएगा, हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया? ऑब्जेक्ट को इस लेंस के फोकस से जस्ट बाहर रखना है। और आप देख रहे हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है? h। इस ऑब्जेक्ट को मैंने a b से रिप्रेजेंट किया, इसकी हाइट h है, तो ये जस्ट आउटसाइड द फोकस पड़ा हुआ है। तो इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड फोकस। तो उसको फोकस से जस्ट बाहर रखना है, और ये फोकस किसका है? ऑब्जेक्टिव का। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, अब मुझे इसकी रे डायग्राम बनानी पड़ेगी। आपको मालूम है, हमें आइडिया है कि वो 3 रूल्स जो मैंने आपको बताए थे, अगर एक रे इस पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी तो वो तो स्ट्रेट निकल जाएगी, अनडेविएटेड, वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। फिर हमें मालूम है कि अगर एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो तो वो लेंस में से पास करने के बाद फोकस में से गुजरेगी। तो जब वो फोकस में से गुजरेगी तो ये पॉइंट पर उसने दूसरी रे को कट किया। इसी तरह से हमें मालूम है, अगर कोई रे फोकस में से गुजर कर लेंस में से पास करे तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। आपने देखा ये तीनों रेज यहां मिली, तो यहां पर हमारा इमेज बनेगा। अब ये इमेज देख लीजिए जरा ध्यान से, इस इमेज को मैं A1 B1 कह देता हूं, और ये इमेज में खास बात ये है कि ये इमेज ऑब्जेक्ट के लिहाज से उल्टा है, निचली साइड पर बन रहा है, तो इमेज इन्वर्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट के लिहाज से ये इमेज थोड़ा सा बड़ा भी है। तो अगर आप कंपेयर करें साइजेस को तो आपका इमेज मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड है, बड़ा है। और तीसरी बात, रेज वाकई में मिल रही है इस पॉइंट पर, तो इमेज रियल भी होगा। तो यहां से हमारे पास पोजीशन एंड नेचर ऑफ इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियान वाला। दरमियान वाला क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास इमेज बना है, ये वाला जो अभी मैंने आप लोगों के सामने कंस्ट्रक्ट किया, ये इमेज फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने दूसरा लेंस रखना है। तो अभी तक मैंने यहां की स्टोरी आपको बताई है, यहां तक की। तो इसके लिहाज से अगर हम देखें, ये वाला इमेज जो है ये इसके मुकाबले में नीचे को है, उल्टा है, थोड़ा सा बड़ा है इसके मुकाबले में, ये छोटा है और ये बड़ा हो गया इमेज, तो मैग्नीफाइड है और रेज वाकई में मिल रही हैं, तो ये रियल भी होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लोगों ने क्या सीखा? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के इमेज क्या है? इन्वर्टेड, उल्टा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैग्नीफाइड, बड़ा है। याद रखिएगा, इस इमेज की जो हाइट है वो h1 है, तो h के मुकाबले में h1 जो हाइट है वो ज्यादा है। लेकिन ये तो मैंने नेचर बता दी ना इमेज की, पोजीशन अभी नहीं मैंने बताई। पोजीशन क्यों नहीं बताई मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो करें, अब वक्त आ गया है कि यहां पर दूसरा लेंस रखें, और आपको मालूम है दूसरा लेंस कहां रखना है? दूसरा लेंस तो हम लोगों ने आंख के करीब रखना है, क्योंकि वो आई पीस है। अब जब मैं आंख के करीब रखूंगा, याद रखिएगा उसकी फोकल लेंथ बड़ी है। ये हो गई जी उसकी फोकल लेंथ। जरा इमेजिन करें वो जो हमारा इमेज था, इंटरमीडिएट इमेज जिसको मैंने बोला, वो कहां पर बन रहा है? वो उस लेंस की फोकल लेंथ के अंदर बन रहा है, और बनना चाहिए। उसकी वजह मैं आप लोगों को अभी बताता हूं, लेकिन ये देख लीजिए कि ये जो हमारे पास इमेज है दरमियान में, जो इंटरमीडिएट इमेज है, ये कहां बन रहा है? ये उस लेंस के फोकस के अंदर बन रहा है। तो याद रखिएगा, यहां से मैं लिखूंगा पोजीशन क्या हुई फिर इस इंटरमीडिएट इमेज की? दिस इमेज इज फॉर्म्ड inside focus of eyepiece। ये कहां बनेगा? वो आई पीस के फोकस के अंदर बनेगा। जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये आई पीस है, ये है आई पीस का फोकस, तो यहां से यहां तक इसका फोकस वाला एरिया हुआ, फोकल लेंथ जिसे हम बोलते हैं, और आपका जो इसका जो इमेज था वो उसकी फोकल लेंथ के अंदर बन गया। ऐसा क्यों किया मैंने? इसकी रीजन सिंपल माइक्रोस्कोप है स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कि अगर मेरे पास एक लेंस हो आंख के करीब पड़ा हो, तो फिर मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके फोकस के अंदर रखूं तो उसका इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो जाता है।
तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक दफा तो इमेज को मैग्नीफाई कर दिया, लेकिन वो जो मैग्नीफाइड इमेज है उसको मैं इसके फोकस के अंदर ले आया, क्योंकि मुझे पता है अगर ये फोकस के अंदर पड़ा होगा तो आंख पर फिर एक मैग्नीफाइड इमेज होगा। लेकिन उसकी रे डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया सिस्टम। अब जरा देखिए, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट इमेज है, ये कहने को इमेज है किसका, इस ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर आप आंख के लिहाज से देखें तो आंख इसको अब लेंस से देखने लगी है। ये इंटरमीडिएट इमेज आंख के लिए एक ऑब्जेक्ट ही है जिसको आंख अभी देखने लगी है। अगर ये आंख के लिए ऑब्जेक्ट है तो इसकी रे डायग्राम क्या होगी, वही 3 गोल्डन रूल्स। सबसे पहले आपको मालूम है इस ऑब्जेक्ट से जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अनडेविएटेड सीधी निकल जाएगी। फिर हमें मालूम है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो टकराने के बाद हमारे पास फोकस में से पास करेगी। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिए, ये दोनों रेज जो मैंने आपके सामने बनाई है, जो लेंस से निकल रही हैं, आप नोट कर रहे हैं ये फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, ये तो कभी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, कोई डाइवर्ज होती हुई रे हो, तो फिर अगर आप उसको पीछे को मिलाएं तो एक वक्त आएगा कि वो पीछे जो है वो मिल जाएंगे एक पॉइंट पर, और हमें यानी कि आंख को ऐसा लगेगा जैसे इमेज वहां से आ रहा है जहां पर ये रेज मिल रही हैं, और जहां पर ये रेज मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगा आंख के लिए। और ये इमेज एक्चुअली में नहीं बन रहा। क्या रेज एक्चुअली में यहां पर मिल रही है? नहीं। इस वजह से इस इमेज को हम वर्चुअल कहते हैं। और वर्चुअल कह लें, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरमीडिएट इमेज के लिहाज से ये जो फाइनल इमेज है ये तो बहुत बड़ा है। इस वजह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेजेस को बहुत बड़ा करके दिखा सकती है, क्योंकि वो एक दफा मैग्निफिकेशन नहीं कर रही सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, बल्कि वो 2 दफा कर रही है मैग्निफिकेशन। तो एक इमेज को मैग्नीफाई करके फिर उसको दोबारा मैग्नीफाई भी कर लेते, जिससे इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास यही बात मैंने आप लोगों के सामने यहां पर ड्रॉ की है। ये रेज ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें, यहां पर ये यहां से आते हुए दिखाई देंगी। ये फाइनल इमेज है जिसकी हाइट को मैंने H2 कह दिया। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट और 2 इमेजेस बन रहे हैं। ये जो फाइनल इमेज है, अब इसके बारे में कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि यहां 3 चीजें हैं। आंख के सामने 3 चीजें पड़ी हैं, ये और ये। ऑब्जेक्ट, इंटरमीडिएट इमेज, फाइनल इमेज। आंख किसको देख रही है? याद रखिएगा मैंने आपको बताया था आंख ऑब्जेक्ट को नहीं देख रही, ये भी आंख के लिए ऑब्जेक्ट है। आंख हमेशा इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखेगी, यानी कि आंख को इस वक्त क्या नजर आ रहा है? H2। तो अगर आप रियलिटी में किसी ऑब्जेक्ट को रखें और आप फिर उस लेंस में से देखें तो आपको एक्चुअली में वो H2 ही नजर आएगा। अब क्योंकि आंख किसको देख रही है? फाइनल इमेज को। आंख जिस चीज को भी देखे आप उसको क्लियर देखना चाहते हैं, शार्प देखना चाहते हैं, और शार्प किस डिस्टेंस पर नजर आती है? याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी एक्चुअली हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो अगर आपसे क्यों पूछे कि फाइनल इमेज कहां बनेगा या कहां बनना चाहिए, तो आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए, क्योंकि 25 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस है जहां पर आंख विदाउट एनी स्ट्रेन, किसी दबाव, किसी दर्द के बगैर इमेज को बहुत आसानी से शार्प देखेगी। तो स्टूडेंट्स फाइनल इमेज कहां बना? ये वाला इमेज, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि नियर पॉइंट पर बना। तो हम लिखेंगे दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब वो D, जिसको मैंने 25 सेंटीमीटर बोला हुआ है। अब ये फाइनल इमेज कैसा है जरा देखिए स्टूडेंट्स। फाइनल इमेज को अगर हम देखें वो अभी भी नीचे बन रहा है, तो फाइनल इमेज
उल्टा हुआ तो इट इज इन्वर्टेड। यहां थोड़ा सा ना मसला है, क्योंकि फाइनल इमेज को कुछ बच्चे इन्वर्ट और कुछ बच्चे इरेक्ट समझते हैं। अब इन्वर्ट कौन समझते हैं? जो कहते हैं असल ऑब्जेक्ट ये था तो फाइनल इमेज ये है, इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से इमेज उल्टा है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट इमेज के लिहाज से देखें तो इंटरमीडिएट इमेज जिस डायरेक्शन में था फाइनल इमेज भी उसी डायरेक्शन में है, तो अगर उससे कंपैरिजन करें तो आपको इसको इरेक्ट कहना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको ओवरऑल अगर देखूं तो फर्स्ट आपके असल ऑब्जेक्ट के लिहाज से तो इमेज नीचे है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इन्वर्टेड है। और स्टूडेंट जरा देखिए दूसरी बात, इमेज वर्चुअल है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और इमेज फिर से बड़ा है यानी कि मैग्नीफाइड है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, दरमियान का इमेज यानी कि इंटरमीडिएट इमेज कहां बनेगा, और फाइनल इमेज कहां बनेगा। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो इस आर्टिकल की मैथमेटिकल डेरिवेशन पे। ये जो सारी बातें हैं ना, पोजीशन और हमारे पास नेचर ऑफ इंटरमीडिएट इमेज और फाइनल इमेज की नेचर और पोजीशन, ये सारी बातें आपको इस पैराग्राफ में मिलेंगी। इसको बहुत डिटेल में बहुत इजी होकर देखना है आप लोगों ने। अब जरा देखते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिठाएं कि आप किस चीज की मैथमेटिकल डेरिवेशन करने लगे हैं, मैग्निफिकेशन की। तो ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, मैथमेटिकल डेरिवेशन। नाउ स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, मैंने बहुत दफा बताया, बीटा ओवर अल्फा। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। आप देख रहे हैं मैग्निफिकेशन दो चीजों की रेशो बन रही है, और उसमें एक बीटा है और एक अल्फा है। अगर हम इन दोनों एंगल्स को जान लें तो मैग्निफिकेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये अल्फा क्या है। स्टूडेंट्स वापस चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम देखिए जरा। अब ये डायग्राम जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई, इसको यहां पर देखते हैं। इस डायग्राम में अगर मैं सारे लेंसेज हटा दूं, अब मैं नेकेड आई से यानी कि सिर्फ आंख से इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखूंगा, और इस सूरत में मैं ऑब्जेक्ट को क्लियर और शार्प देखना चाहता हूं, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, 25 सेंटीमीटर यानी कि नियर पॉइंट पर। तो ऑब्जेक्ट का आंख से फासला d हुआ। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो कुछ एंगल बनाएगा ऑब्जेक्ट मेरी नेकेड आई पर, इस एंगल को कहते हैं स्टूडेंट्स अल्फा। और जरा देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हाइट जो है, साइज जो है वो h है। स्टूडेंट्स इस डायग्राम को जरा तवज्जो से अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यूज होने वाली है, और ये डायग्राम आपकी बुक ने कहीं भी नहीं बनाई। तो ये डायग्राम में आपने खास बात क्या नोट की कि लेंसेज को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप अल्फा की बात कर रहे हैं, और अल्फा नेकेड आई पर एंगल बनता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा असल ऑब्जेक्ट था h हाइट का, ये आंख है, और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल अल्फा है। और ऑब्जेक्ट क्लियर देखने के लिए ऑब्जेक्ट को मैंने कितना दूर रखा हुआ है आंख से, d यानी कि 25 सेंटीमीटर के ऊपर। स्टूडेंट्स अब ये जो डायग्राम मैंने भी आप लोगों को बनाई, ये डायग्राम में एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है जी, और वो ट्राइंगल है ये वाली। इस ट्राइंगल में मैं अगर tan अल्फा निकालूं तो tan किसके बराबर होता है भाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या बन रहा है इस ट्राइंगल का, h। बेस क्या बन रही है ट्राइंगल की, d। तो फिर हमारे पास tan अल्फा किसके बराबर आ गया, h ओवर d के। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर एंगल बहुत छोटा हो
तो अल्फा और tan अल्फा तकरीबन बराबर हो जाते हैं। बहुत दफा ये बात पहले भी बताई है, जब अल्फा tan अल्फा बराबर हो जाएंगे तो tan अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा लिख सकता हूं। तो फिर मैं लिखूंगा अल्फा किसके बराबर आया, h ओवर d के। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने कामयाबी से अल्फा फाइंड आउट कर लिया कि जो कि मैग्निफिकेशन की एक चीज थी, तो अल्फा आ गया। अब आपको मालूम है किसको डिस्कस करना पड़ेगा, बीटा को डिस्कस करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, इसके लिए हम वापस अपनी डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप लोगों के सामने जैसे कि हम लोगों ने बनाई है। अब इस डायग्राम को जरा यहां पर देखते हैं। ये डायग्राम में अब हम बात करेंगे, बीटा एंगल को ढूंढेंगे। जरा तवज्जो कीजिएगा। अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो इमेज जो आंख को नजर आएगा वो कौन सा इमेज है, तो मैंने आपको बताया वो ये फाइनल इमेज है जो आंख को नजर आएगा। तो बाकी चीजों को भूल जाते हैं, सिंपल करते हैं डायग्राम को। ये फाइनल इमेज है और ये लेंस है और ये आंख है। अब इस इमेज को देखने के लिए हम इस इमेज को शार्प रखेंगे और मैंने बताया वो कौन सा डिस्टेंस है जिस पर आंख बिल्कुल दबाव के बगैर शार्प देखती है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये इमेज जो फाइनल इमेज है इसको भी मैं आंख से कितना दूर रखूंगा, डी डिस्टेंस पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर। आंख इस इमेज को देखने के लिए क्या एंगल बनाएगी, इस एंगल को हम बोलेंगे बीटा। और याद रखिएगा ये जो हमारा साइज है इमेज का, इसे मैंने h2 कहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं सिंपल वे में बाकी सारी चीजें भुलाकर आंख, वो लेंस और फाइनल इमेज बनाऊं तो आप लोग देखेंगे कि फाइनल इमेज ये वाला था और ये हाइट h2 का है और ये भी डिस्टेंस d पर ही पड़ा है। और याद रखिएगा ये जो हमारे पास इस सूरत में आंख इसको देखने के लिए एंगल बना रही है, इस एंगल को मैंने बीटा कहा। तो स्टूडेंट्स, बीटा भी हम लोगों ने ढूंढ लिया। आइए जरा इस ट्राइंगल को देखते हैं। ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर हम tan बीटा फाइंड आउट करते हैं। tan बीटा भी परपेंडिकुलर ओवर बेस होगी। तो परपेंडिकुलर और बेस में हम परपेंडिकुलर ढूंढते हैं कि वो कहां। इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड जो है वो परपेंडिकुलर है h2 और बेस जो है वो d है। तो ये tan बीटा आ गया और फिर छोटे एंगल के लिए मैं tan बीटा को बीटा लिख सकता हूं, तो ये h2 ओवर d आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास बीटा का आंसर। तो स्टूडेंट्स, बीटा भी ढूंढ लिया हम लोगों ने। अब मैग्निफिकेशन निकालना बहुत आसान है, बस आपने बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी, m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। बीटा की वैल्यू पुट करूंगा h2 ओवर d, अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा h ओवर d। स्टूडेंट्स, लकीली d d से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का आंसर आ गया h2 ओवर h। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला फाइनल नहीं है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, डेरिवेशन के लिए मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा h1 से। तो जरा देखिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय h1। तो h1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। जरा देखिएगा, m इज इक्वल टू h2 ओवर h को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। तो यह आ जाएगा m इज इक्वल टू h2 ओवर h। और अब मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं h1 से और डिवाइड भी कर रहा हूं h1 से। तो जी, मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। अब मैं थोड़ी अरेंजमेंट चेंज करूंगा। जरा देखिए, मैं क्या करूंगा, इस h2 को इधर लिखूंगा, h1 को इधर लिखूंगा, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है जी।
H1 को जब मैं इधर लिखूंगा, नीचे तो H एज इट इज लिखूंगा, इसी तरह से H2 को उधर लिखूंगा और नीचे H1 एज इट इज लिखूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आती है। जरा पहले इन दोनों चीजों को देखें, इन दोनों चीजों को। ये H1 और H है, आइए इनको ढूंढते हैं डायग्राम में। ये डायग्राम के अंदर H1 तो इंटरमीडिएट इमेज का साइज था, तो मैं कह सकता हूं H1 ओवर H में जो H1 है वो साइज ऑफ इंटरमीडिएट इमेज हो गया। साइज ऑफ इमेज भी कह सकते हैं सिंपल, क्योंकि दो इमेज है इसलिए मुझे इंटरमीडिएट कहना पड़ रहा है। और नीचे जो H है वो एक्चुअली आपके ऑब्जेक्ट का साइज था, तो फिर H क्या हो गया? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स, आपको कुछ याद आया? साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो मैग्निफिकेशन होती है। इसका मतलब ये जो हमारे पास चीज आई है ये मैग्निफिकेशन है। कौन सी मैग्निफिकेशन? जो पहले लेंस ने की है, क्योंकि पहले लेंस ने अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है। कितना बड़ा करके दिखाया है? H1 ओवर H। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये चीज है ये मैग्निफिकेशन है पहले लेंस की, और पहला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो मैं कहूंगा ये ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन है, इसलिए मैं इसको MO लिखता हूं। बुक ने इसको M1 लिखा है, लेकिन MO लिखने से ज्यादा क्लैरिटी आती है। स्टूडेंट्स, अब अगली बात जरा तवज्जो से देखिएगा। हमें ढूंढना है H2 और H1 को। आइए जरा देखते हैं H2 कहां है। H2 तो ये फाइनल इमेज का साइज है, तो H2 क्या हो गया? H2 हो गया साइज ऑफ फाइनल इमेज। अब H1 कहां है? H1 तो मैंने बताया इंटरमीडिएट इमेज का साइज, लेकिन स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट इमेज असल में फाइनल इमेज के लिए एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा था। तो अब जो इंटरमीडिएट इमेज है, साइज ऑफ इंटरमीडिएट इमेज, इसके साथ अगर मैं ऑब्जेक्ट लिख दूं, क्योंकि उसके लिए तो वो ऑब्जेक्ट है ना, तो फिर ये तो हमारे पास साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ही नहीं बन गया। और साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैग्निफिकेशन। यानी ये भी लीनियर मैग्निफिकेशन हुई। लेकिन ये कौन सी मैग्निफिकेशन है? जो दूसरे लेंस ने मैग्नीफाई किया, क्योंकि दूसरा जो लेंस है वो भी उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा है। तो दूसरा लेंस कौन था? आई पीस। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का बेहतरीन फॉर्मूला आ गया कि टोटल मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कितनी होगी? पहला लेंस जितना मैग्नीफाई करेगा मल्टीप्लाई बाय दूसरा लेंस जितना मैग्नीफाई करेगा। मिसाल के तौर पर पहला लेंस 2 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है, दूसरा लेंस 5 टाइम्स मैग्नीफाई करता है, तो आपका माइक्रोस्कोप कितना होगा? 2 5 10 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा। और याद रखिएगा, जब आप कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसके ऊपर उसकी मैग्नीफाइंग पावर इस तरह से लिखी होती है, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स। तो ये जो मल्टीप्लाई का निशान होता है ये बता रहा है कि ये इस ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा करके दिखा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ तो गया, लेकिन इसको अब मैं एक आखिरी फाइनल टच देने लगा हूं। ऑब्जेक्टिव का जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर को आपको याद है हम Q ओवर P भी लिख सकते हैं। साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो सेम होती है। तो मैं इसको Q ओवर P भी लिख सकता हूं। और आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर को क्या लिख सकता हूं? जरा स्टूडेंट तवज्जो कीजिएगा। आपको याद है आज के लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की ये वाली डायग्राम ध्यान से देखने को बोला था। क्यों? क्योंकि आज तो हम ये वाली डायग्राम पढ़ रहे हैं। जरा स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आज की डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, इसके अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप छुपी हुई है। जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, ढूंढते हैं इसको। अगर आप ये चीजें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आई पीस के बाद वाला सारा सिस्टम, तो आई पीस के बाद वाला सारा सिस्टम ये है। अगर आप इसको उल्टा दें तो आप देखेंगे ये तो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम है। इसका मतलब आई पीस की जो मैग्निफिकेशन है वो सिंपल माइक्रोस्कोप वाली मैग्निफिकेशन ही बन रही है। और अगर वो सिंपल माइक्रोस्कोप वाली मैग्निफिकेशन बन रही है तो फिर सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम कल पढ़कर आए थे, और वो क्या था? 1 प्लस डी ओवर एफ। और क्योंकि आई पीस की बात करें तो एफ किसका आएगा?
आई पीस का। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फाइनल फार्मूला। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन अभी मैं दो बातें और आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और वो है कि अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा करनी है तो क्या करना है, और अगर रिजॉल्विंग पावर ज्यादा करनी है तो क्या करना है। तो स्टूडेंट्स वो आखिरी दो बातें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो है मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे बढ़ाई जा सकती है, सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला अभी मैंने निकाला है, उसको मैंने दोबारा लिख दिया है। यह फार्मूला हमें क्या बता रहा है? यह फार्मूला बता रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर का फोकल लेंथ ऑफ आई पीस से इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर आप मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी, वो भी किसकी? आई पीस की। तो फॉर हायर मैग्निफिकेशन वी यूज लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। और आपको याद है शॉर्ट फोकल लेंथ कौन होता है? थिक लेंस। तो यानी कि अगर आप किसी भी इमेज को बहुत ज्यादा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप ये जो आंख के सामने लेंस पड़ा है यानी आई पीस, इसको थिक करेंगे। आप जितना इसको थिक करते जाएंगे उतना इससे बनने वाला इमेज बड़ा होता जाएगा। तो ये ताल्लुक हो गया हमारे पास मैग्निफिकेशन का। नाउ स्टूडेंट्स रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, किसी इमेज को क्लियर देखने की, उसकी माइनर डिटेल्स देखने की जो एबिलिटी होती है, इसे हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है d over 1.22 लैम्डा। यहां से दो बातें पता चल रही हैं। रिजॉल्विंग पावर डायामीटर ऑफ द लेंस के d के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हमने क्या सीखा? अगर मैं रिजॉल्विंग पावर ज्यादा चाहता हूं तो डायमीटर बढ़ा लूंगा लेंस का। लेकिन ये किसके डायमीटर की बात कर रहा हूं? ये मैं ऑब्जेक्टिव के डायमीटर की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। उसका साइज क्यों बड़ा होना चाहिए वो जरा देखते हैं। इमेजिन करें ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट के सामने एक छोटा ऑब्जेक्टिव रखता हूं। जब छोटा ऑब्जेक्टिव होगा वो कम लाइट गैदर करेगा। कम लाइट गैदर करेगा तो यहां जो इमेज बनेगा ना वो थोड़ा सा शार्प नहीं होगा, वो उसकी रिजॉल्व्ड इमेज नहीं होगा, उसकी रेजोल्यूशन बहुत कम होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक बहुत बड़ा डायामीटर का अपर्चर का जो लेंस रख दूं तो आप देखेंगे वो बहुत लाइट गैदर करेगा। जब ज्यादा लाइट गैदर करेगा तो वहां बनने वाला इमेज जो है वो ज्यादा शार्प, ज्यादा रेजोल्यूशन का होगा। तो इसका मतलब फिर जब आप उसको मैग्नीफाई करेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल नजर आएगी। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि डायामीटर ज्यादा करने से रिजॉल्विंग पावर बढ़ती है। और डायामीटर ज्यादा करने का मतलब है जो लेंस है उसकी मोटाई को नहीं, उसकी थिकनेस को नहीं, उसकी हाइट को, यानी कि उसके डायामीटर को आप लोगों ने कम या ज्यादा करना है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा। दूसरी बात, रिजॉल्विंग पावर का वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप रिजॉल्विंग पावर ज्यादा करना चाहते हैं तो वेवलेंथ कम करेंगे, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? ब्लू लाइट की। तो फिर हमारे पास दो बातें आई कि फॉर हायर मैग्निफिकेशन हम शॉर्ट फोकल लेंथ करेंगे, फॉर हायर रिजॉल्विंग पावर हम क्या करेंगे? नंबर वन, लार्ज अपर्चर ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा करेंगे। और दूसरी, यूज ऑफ ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट कम डाइफ्रैक्ट होती है, रेड लाइट ज्यादा फैल जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास इमेज शार्प नहीं रहता। आखिरी बात स्टूडेंट्स, हमारे पास बच्चे एंड पर ये पूछते हैं कि सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने पढ़ाई इस तरह से, और जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेबोरेटरीज में होती है वो इस तरह से होती है। अब ये चीज इसमें कैसे फिट होती है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैंने आपको जनरल वर्किंग पढ़ाई है, जो आपकी लेबोरेटरी की माइक्रोस्कोप में उसमें और भी चीजें हैं। याद रखिएगा लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप होती है, स्लाइड के ऊपर जो लेंस होता है ये आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और जहां से आंख देख रही होती है ये हमारे पास आई पीस होता है। तो वो सारी चीजें उसके अंदर भी हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम्स पढ़ाई हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।